बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SPS स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर जो कि ऑब्जेक्टिव मोड में है। और यह क्वेश्चन पेपर दोस्तों 2022-23 सत्र का है, जो कि अभी हाल ही में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कराया गया है। ऐसे छात्र छात्राएं जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं वो अपनी आंसर की चेक कर लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ, यानी कि जिनका एग्ज़ाम MCQ पैटर्न पर होना है, OMR सीट पर होना है, उनके लिए यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए और आगरा यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहीं से रिलेटेड प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि मुझे अनुमान है कल दोस्तों DD यूनिवर्सिटी का पेपर है, तो आप सब में ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही सहायक रहेगा। इसी से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में दोस्तों कुल मिलाकर के 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं MCQ मोड में। और DD यूनिवर्सिटी में इस बार शायद लॉन्ग टाइप अगर नहीं पूछा जाएगा तो पहले तो 40 प्रश्न पूछा जाता था, बाकी इस बार का पैटर्न निर्भर करेगा कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो भी आएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। तो सेकेंड सेमेस्टर में जो आपकी केमिस्ट्री है दोस्तों वह है बायोऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, और इसमें आज हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 घंटे का समय दिया गया था और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 50 दिए गए हैं। हालांकि और यूनिवर्सिटी 75 मार्क्स का पेपर कराती है, लेकिन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में जो प्रश्न दिए गए हैं यानी कि आपके समय वो 2 घंटे हैं और 100 क्वेश्चन है, समय भी और मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी का सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, चलिए प्रश्न आपको सेम मिलने वाले, सिलेबस आपका सभी का सेम है। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न पूछा गया था, द टारगेट सब्सट्रेट मॉलिक्यूल वाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द प्रोडक्ट्स थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप इज नोन एज, यानी कि लक्ष्य सब्सट्रेट अणु एंजाइम की सक्रिय साइट को उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए चरणों की एक श्रृंखला के माध्यम से बांधते हैं, जिन्हें किस रूप में जाना जाता है? केमिकल काइनेटिक्स के रूप में जाना जाता है, या फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में रूप में जाना जाता है, या फिर एंजाइमेटिक मैकेनिज्म के रूप में, या फिर एंजाइम काइनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसको जाना जाता है एंजाइमेटिक मैकेनिज्म के रूप में। ठीक है, एंजाइमेटिक मैकेनिज्म यानी एंजाइमेटिक क्रिया विधि के रूप में इसको जाना जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूछा गया है, द को एंजाइम इज, को एंजाइम है ऑफन ए मेटल, ऑफन ए विटामिन, ऑलवेज ए प्रोटीन, ऑलवेज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। द को एंजाइम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड निष्क्रिय हो जाएगा, साथ ही साथ ऑलवेज ये प्रोटीन भी नहीं होगा और मेटल भी नहीं होगा। यहाँ पर होगा ऑफन ए विटामिन, क्या हो जाएगा? ऑफन ए विटामिन हो जाएगा। तो को एंजाइम इज ऑफन ए विटामिन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा। जिन्होंने बी ऑप्शन टिक किया उनका यह सही था। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम एक्शन बाय द ब्लॉकिंग इट्स साइट इज कॉल्ड एज, एंजाइम की क्रिया को उसकी क्रिया सक्रिय साइट को अवरुद्ध करने को क्या कहा जाता है? हिंदी इंग्लिश में समझिएगा। ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम एक्शन बाय ब्लॉकिंग इट्स साइट इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटन, ऑप्शन बी दिया गया है फीडबैक इनहिबिटन, और सी दिया गया है दोस्तों एलोस्ट्रिक इनहिबिटेंस, और डी दिया गया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटेंस। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये दिया गया था कि एंजाइम की जो क्रिया है उसकी सक्रिय साइट को अवरुद्ध करने को क्या कहा जाता है? तो इसको प्रतिस्पर्धी निषेध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिस्पर्धी निषेध कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, चेंज इन विच टाइप्स ऑफ एंजाइम स्ट्रक्चर रिड्यूस द कैटालिटिक एक्टिविटी, किस प्रकार की एंजाइम संरचना में परिवर्तन के उत्प्रेरक क्रियाशीलता कम हो जाती है? तो इसमें दोस्तों ऑल ऑफ अबव होगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव, तृतीयक, माध्यमिक और प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक,
यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी और क्वार्टरी, ठीक है, इन सभी प्रकार की एंजाइम संरचना में जो परिवर्तन में उत्प्रेरक जो क्रियाशीलता होती है वो कम हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न है एनी मॉलिक्यूल व्हिच एक्ट डायरेक्टली ऑन एंजाइम टू लोअर इट्स एनालिटिक रेट इज कॉल्ड। कोई भी अणु जो उसकी उत्प्रेरक दर को कम करने के लिए एक एंजाइम पर सीधे कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों इनहिबिटर, यानी अवरोधक या निषेध। इसे क्या कहा जाता है? अवरोधक कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो कि पूछा गया है, हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस, यानी कि सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो इस प्रक्रिया की जो खोज की गई थी वो रॉबर्ट मैरीफील्ड द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट मैरीफील्ड के द्वारा सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पूछा गया है, विच ऑफ फॉलोइंग द एमिनो एसिड इज अटैच्ड टू द पॉलीमर सपोर्ट। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से एमिनो अम्ल बहुलक आधार से जुड़ा होता है? तो ये लिंकेज एजेंट के द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? लिंकेज अभिकर्मक के द्वारा, यानी लिंकेज एजेंट के द्वारा जुड़ा होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, पूछा गया था द गिवन कंपाउंड इज ए कंपोनेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। दिया गया यौगिक निम्नलिखित में से किसका घटक है? यहाँ पर आप देखिए ये यौगिक दिया गया है, ये कंपाउंड दिया गया है और इसमें आपको बताना था, पता करना था कि इनमें से किसका घटक है। पहला ऑप्शन है आरएनए, गुआनिन, एडानिन और डीएनए। तो दोस्तों इनमें से जो घटक पूछा गया है यह है डीएनए का, ये डीएनए का घटक है। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा, क्योंकि C2H यहाँ पर दिया गया है। गुआनिन और एडानिन में NH2 रहेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन बी हो नहीं सकता, आरएनए में उपस्थित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीएनए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है दोस्तों, व्हिच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए। इनमें से कौन सी शर्करा आरएनए में प्रेजेंट होती है? या बीटा डी राइबोस, बीटा डी फ्रक्टोस, या फिर आपका है बीटा डी ग्लैक्टोज, और ऑप्शन डी दिया गया है बीटा D2 डाई ऑक्सी राइबोज। तो आरएनए में दोस्तों कौन सी शर्करा होती है? बीटा डी राइबोस होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, आइडेंटिफाई द कम्प्लीमेंट्री स्टैंड ऑफ द डीएनए प्राइमरी स्ट्रक्चर ATGCC GATC, ठीक है। इसमें आपको बताना था कि इसमें पहचान करना है कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड किसके लिए? डीएनए का प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है वो है ATGC GATC। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों? इसमें आपको TAG लास्ट का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? इसमें लास्ट जो आएगा वो TAG आएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा, TACGGCTAG। ओके, यह आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि पूछा गया, हु डिस्कवर द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? ठीक है, यह क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी। पहला दिया गया है वाटसन एंड क्रिक, तो इन्होंने डीएनए का मॉडल दिया था, ठीक है, वो डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया गया है कि ग्रिफिथ टेलर, तो ये हो नहीं सकते। ऑप्शन सी है फ्रेडरिक मिसर, और डी दिया गया है वाल्टर गिबर्ट, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल की जो खोज की थी वो फ्रेडरिक मिसर ने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। 12वां प्रश्न आपका है, द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डेवलप्ड थ्रू। डीएनए का जो दोहरी पेचदार संरचना किसके द्वारा विकसित की गई थी? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा, या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोपी के द्वारा, या फिर अल्ट्रीफिगेशन के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यहाँ पर आप देखिए, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, क्योंकि डीएनए की दोहरी
पेचदार संरचना किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो यहाँ पर है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन आ रहा है, शायद इसका अल्ट्री सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, अल्ट्री सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे संदिग्ध है। अगर आप सबको करेक्ट आंसर पता होगा तो आप सब कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा मैं आपको क्लास के बाद इस कमेंट सेशन में इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर मैं बताने का प्रयास करूँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द एडेप्टर मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज mRNA, nRNA, tRNA या फिर rRNA। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, tRNA इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, हाउ मनी कॉन्डन्स विच वी देयर फॉर एमिनो एसिड। एमिनो अम्ल के लिए कितने कोडेन होते हैं? कोडेन, माफ कीजिए, कोडेन दिया था। ठीक है, हाउ मेनी कोडेंस विल बी देयर फॉर एमिनो एसिड। तो एमिनो अम्ल के लिए कितने कोडेंस होते हैं या बताना है। आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 61। ठीक है, एमिनो अम्ल के लिए कितने कोडेन होंगे? तो 61 कोडेन होंगे। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द मेन फंक्शन ऑफ tRNA विथ रिगार्डेड टू प्रोटीन सिंथेसिस इज। प्रोटीन संश्लेषण के संबंध में tRNA का मुख्य कार्य क्या है? तो tRNA का जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है? वह होता है आइडेंटिफाइड एमिनो एसिड एंड ट्रांसपोर्ट देम टू राइबोस। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो कि पूछा गया है, ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोटीन आर सिंथेटाइज, यानी ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बाय राइबोसोम यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए ऑन डीएनए। ऑप्शन बी कह रहा है बाय द लाइसोसोम यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। ऑप्शन सी है बाय राइबोसोम यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ mRNA। और ऑप्शन डी कह रहा है बाय द राइबोसोम यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ rRNA। ओके, तो इसमें क्वेश्चन एक्चुअली में कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन के दौरान प्रोटीन आर सिंथेटाइज बाय राइबोसोम यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ mRNA। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था, विच टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन द N1 ऑफ द pyridine एंड डीओक्सीराइबोस ऑफ डीएनए। ठीक है, यानी कि डीएनए के pyridine और डाईऑक्सीराइबोस के N1 के बीच में किस प्रकार बंध मौजूद है? कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या समटाइम्स एंड समटाइम्स सी, बी यानी समटाइम्स बी एंड समटाइम्स सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न है, फॉर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर हाउ मेनी नंबर्स ऑफ ब्रेविस लेटिस आर दियर। क्रिस्टल संरचना के लिए ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो क्रिस्टल संरचना के लिए दोस्तों जो ब्रेविस लेटिस की संख्या होती है वो कितनी होती है? वह 14 होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न है जो कि पूछा गया है दोस्तों 19 नंबर प्रश्न में कि जालक तलों का नामकरण किसके उपयोग द्वारा किया जाता है? ठीक है, पहला दिया गया है स्टॉकबर्ग सूचकांक के द्वारा, ब्रैग्स इंडिसेस के द्वारा, डाल्टन इंडिकेट्स यानी इंडिकेट्स के द्वारा, इंडिकेट्स दिया गया है दोस्तों। ठीक है, डाल्टन इंडिकेट्स के द्वारा यानी डाल्टन के सूचकांक के द्वारा या फिर मिलर इंडिकेट्स के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो 19 नंबर का प्रश्न है इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा मिलर के सूचकांक द्वारा। जालकों तलों का नाम, जो जालक तल हैं उनका नामकरण किसके उपयोग के द्वारा किया जाता है? तो वो मिलर के सूचकांक के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है दोस्तों, द टोटल नंबर ऑफ एटम इन 1 यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक सेल इज, यानी बॉडी केंद्रित घनीय एकक कोष्ठीय की एक इकाई कोशिका में परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है? ठीक है, अब यहाँ पर पूछा गया है कि बॉडी यानी कि BCC यूनिट में क्यूबिक सेल पूछा गया कि क्यूबिक सेल कितनी होगी।
तो इसमें जो क्यूबिक सेल की संख्या होगी दोस्तों वो 2 आएगी। कितनी आएगी? 2 आएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है द ब्रैग्स इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे इज, एक्सरे के विवर्तन के लिए ब्रैग्स का समीकरण क्या है? तो ये समीकरण क्या है दोस्तों? एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। यहाँ पर आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी इज द इंटरफेसियल एंगल वाज गिवन बाई, यानी कि जो अंतर पृष्ठीय कोण की स्थिरता का निर्धारण किसके द्वारा दिया गया था? मिलर के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, या फिर ब्रैग के द्वारा, या फिर निकोलस स्टोनो के द्वारा। तो दिया गया था किसके द्वारा? निकोलस स्टोनो के द्वारा यह दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों पोटेशियम क्रिस्टलाइज इन BCC लैटिक्स, हैंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन लैटिक्स इज, यानी पोटेशियम के एक BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है और इसीलिए जालक में जो पोटेशियम की कोऑर्डिनेशन नंबर है वह क्या होगा? तो पोटेशियम का दोस्तों, पोटेशियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इसमें क्या होने वाला है? तो 23 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो आएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है द EDG लेंथ ऑफ द यूनिट सेल ऑफ NaCl क्रिस्टल लैटिस इज 552 pm. If ionic radius of sodium ion is 95 pm, what is the ionic radius of chloride ion? क्लोराइड आयन का यहाँ पर पूछा गया है आयनिक रेडियस कितना होगा? तो क्लोराइड आयन का जो आयनिक रेडियस निकल के आएगा वो आएगा 181 यानी 181 pm निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर प्रश्न है व्हाट इज क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी क्या है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्योरिटी ऑफ क्रिस्टल्स, ऑप्शन बी कह रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिस्टल हिस्ट्री, ऑप्शन सी आपका है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द साइन लैंग्वेज, ऑप्शन डी कह रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द एटम्स। तो आपका ऑप्शन डी ही सही होगा। यहाँ पर क्रिस्टोग्राफी क्या कहती है? क्रिस्टोग्राफी जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम है। ओके परमाणुओं की व्यवस्था का विवरण, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है विच ऑफ द फॉलोइंग रे आर यूज इन द पाउडर मेथड्स ऑफ क्रिस्टल, क्रिस्टल की पाउडर विधि में निम्न में से किस किरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल की पाउडर विधि में जो प्रयोग किया जाता है वो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्वेश्चन में सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर प्रश्न है द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन ए क्यूबिक क्रिस्टल इज, यानी कि घनीय क्रिस्टल में समरूपता के तत्वों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इनमें समरूपता के जो तत्वों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 23 होगी। कितनी होगी दोस्तों? 23। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है नाइलॉन 6 इज मेड फ्रॉम, नाइलॉन 6 इज मेड फ्रॉम, ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों कि कैप्रोलैक्टम, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों क्लोरोप्रीन, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ एबव और ऑप्शन डी कह रहा है एडिपिक एसिड। तो नाइलॉन 6 का जो निर्माण होता है दोस्तों वो किससे होता है? कैप्रोलैक्टम से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 28 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर प्रश्न है सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ, सेलुलोज किसका पॉलीमर है? सेलुलोज किसका पॉलीमर है? तो दोस्तों सेलुलोज जो पॉलीमर है वो किसका है? जल्दी से बताइए। ये ग्लूकोज का पॉलीमर, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां प्रश्न दिया गया है कि ब्यूना एस इज ए पॉलीमर ऑफ, ब्यूना एस किसका पॉलीमर है? तो दोस्तों ब्यूना एस पॉलीमर किसका है? ये ब्यूटाडाइन और साइट्रिन का है। किसका है? ब्यूटाडाइन और साइट्रिन का पॉलीमर है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। 30 नंबर प्रश्न का ध्यान रखिएगा, ब्यूना एस इज ए पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइन एंड साइट्रिन। ठीक है चलिए
क्वेश्चन नंबर 31 नंबर प्रश्न है, नेचुरल रबर इज ऑलवेज टाइप ऑफ ए पॉलीमर। जो प्राकृतिक रबर है वो किस प्रकार का बहुलक होता है? कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, या एडिशन पॉलीमर होता है, या कोऑर्डिनेशन पॉलीमर होता है, या नन ऑफ एबव होता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, नेचुरल पॉलीमर जो है वह एक प्रकार का एडिशन पॉलीमर है, योगात्मक बहुलक है। प्राकृतिक रबर क्या है? एडिशन पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 जो कि पूछा गया है, 32 नंबर प्रश्न है जो कि पूछा गया है कि द मोनोमर ऑफ नेचुरल पॉलीमर रबर इज। प्राकृतिक बहुलक रबर का एक एकलक है, नियोप्रीन, ब्यूटाडाइन, क्लोरोप्रीन या फिर आइसोप्रीन। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी आइसोप्रीन होगा। प्राकृतिक रबर प्राकृतिक बहुलक रबर का जो एक प्रकार का एकलक है वह है आइसोप्रीन। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका सही जवाब होगा, सही आंसर होगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 33 नंबर प्रश्न है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल विथ क्रॉस लिंकेज आर फॉर्मेड। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसमें क्रॉस लिंकेज वाले त्रिआयामी अणु होते हैं? तो इसमें किसमें होते हैं दोस्तों? ऑप्शन दिया गया है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑप्शन बी है थर्मोप्लास्टिक, सी दिया गया है बोथ ए एंड बी, और डी दिया गया नन ऑफ एबव। तो इसमें किसमें होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब होगा। ठीक है, क्रॉस लिंकेज वाले जो त्रिअणु परमाणु होते हैं वो किसमें होते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में होते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखिए जो कि पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द एस्टर लिंकेज। निम्नलिखित में से किसमें एस्टर लिंकेज है? नायलॉन, बैकेलाइट या टेरिलीन या फिर पीवीसी। ठीक है, तो इसमें से क्या पूछा गया था? एस्टर लिंकेज। तो एस्टर लिंकेज किसमें? टेरिलीन में है। टेरिलीन जो है एक प्रकार का एस्टर लिंकेज है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और जो भी भाई बंधु हमारे इस चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रकार की क्लासेस बीएससी से संबंधित ऑल सेमेस्टर की आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 आपका दिया गया है, द पॉलीडिस्पेसिटी इंडेक्स ऑफ नेचुरल पॉलीमरेज इज। यानी कि प्राकृतिक पॉलीमर का पॉलीडिस्पेसिटी इंडेक्स क्या है? तो इसका जो इंडेक्स है वो इक्वल टू 1 है, किसके बराबर? 1 के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा 35 नंबर प्रश्न का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। आपका अगला प्रश्न जो कि अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर न्यूमेरिकल दिया गया, कैलकुलेट द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर हैविंग द 4 डिफरेंट मोनोमर ए बी सी एंड डी प्रेजेंट इन द इक्वल नंबर। ठीक है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मोनोमर, मॉलिक्यूलर जो मास है मॉलिक्यूल का वो दिया गया है यहाँ पर 10,000, 15,000, 30,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हिंदी में क्या कह रहा है? एक समान संख्या में मौजूद 4 अलग अलग एकलक हैं ए बी सी और डी वाले जो बहुलक हैं उनका औसत आणविक द्रव्यमान आपको गणना करना है। जिनके मोनोमर दिए गए हैं, इनके मोनोमर क्रमशः क्या दिए गए? 10,000, 15,000, 30,000 और 50,000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका रिस्पेक्टिवली दिया गया है कि इसका अब आंसर एग्जैक्ट क्या आएगा। तो इसका जब आप हल करेंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 26,250 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, 37 नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर प्रश्न आपका है कि पॉलीडिस्पेसिटी इंडेक्स इन डिफाइंड एज where MW and M1 are the weight average, the number average molecular mass respectively। तो इसका जो नंबर जो आएगा मॉलिकुलर मास रिस्पेक्टिवली जो आएगा वह आएगा MW माइनस MN। ठीक है, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 जो कि है, व्हाट कैन बी ऑब्टेन बाय द अल्टीफ्यूग मेथड इन द पॉलीमर केमिस्ट्री। बहुलक रसायन में अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मेथड से यानी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज विधि से क्या प्राप्त किया जा सकता है? मॉलिक्यूलर मास, कंडेंसेशन या सॉल्यूशन या फिर दिया गया अवक्षेपण। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन में 38 नंबर प्रश्न जो दिया गया है इसमें थोड़ा सा संदिग्ध है कि बहुलक रसायन में अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज विधि से क्या प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये आणविक द्रव्यमान क्या की गणना की जाती है, या फिर सांद्रता, या फिर सॉल्यूशन, या फिर आपसे अवक्षेपण पूछा जाता है। चलिए सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किसी भी स्टूडेंट को पता है कमेंट के बॉक्स से कमेंट में जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में। ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर अभी लास्ट में बताने का प्रयास करूंगा आप सभी को। आप सब इस कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 जो कि पूछा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज होमोपॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन सा एक होमोपॉलीमर है। तो पहला चेक करते हैं बेकिलाइट। बेकिलाइट कोपॉलीमर है। ब्यूना एस आपका ये भी कोपॉलीमर है। ऑप्शन डी दिया गया है ब्यूटिल रबर, यह भी आपका कोपॉलीमर है। अब बात करते हैं होमोपॉलीमर का, तो डेक्रान। डेक्रान क्या है दोस्तों, होमोपॉलीमर है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी अगर कोपॉलीमर पूछा जाए तो बेकिलाइट, ब्यूना एस, ठीक है, और ब्यूटिल रबर, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, सिलिकॉन आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक पॉलीमर। सिलिकॉन को इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहा जाता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इन द मेन बैकबोन चेन। मुख्य बैकबोन श्रृंखला में किसकी अनुपस्थिति के कारण सिलिकॉन को अकार्बनिक पॉलीमर कहा जाता है। तो यहाँ पर अनुपस्थिति जो होती है दोस्तों वो कार्बन की होती है, कार्बन एटम की अनुपस्थिति के कारण, यानी सिलिकॉन आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक पॉलीमर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कार्बन एटम इन द मेन बैकबोन चेन। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपका है, द बेसिक यूनिट ऑफ द पॉलीफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड इज। पॉलीफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड की मूल इकाई क्या है। तो पॉलीफॉस्फोनाइट्रिल क्लोराइड की जो मूल इकाई है दोस्तों वो है NPCl2, ठीक है, या PnCl2। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। 41 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है जो कि पूछा गया है, द हाई टेम्परेचर पॉलीमर ऑफ सिलिकॉन आर कॉल्ड। सिलिकॉन के उच्च ताप वाले बहुलक क्या कहलाते हैं। तो ये सिलिकॉन हैलाइड कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं, सिलिकॉन हैलाइड्स कहलाते हैं। सिलिकॉन के उच्च ताप वाले बहुलक जो होते हैं वो सिलिकॉन हैलाइड कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 43 जो कि दिया गया है, द फंक्शनलिटी ऑफ मोनोमर इज ए बॉन्ड, यानी कि एक एकलक की कार्य क्षमता का बंध है। ट्रिपल, एकल, डबल, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एकलक की कार्य क्षमता का एक प्रकार का जो बॉन्ड है वह डबल बॉन्ड है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, डबल आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, द फंक्शनलिटी ऑफ द मोनोमर इज ए डबल बॉन्ड्स। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर प्रश्न है, द चैन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म इज। श्रृंखला बहुलकीकरण क्रियाविधि द्वारा क्या होता है, वेरी स्लो होता है, या स्लो होता है, या फिर मॉडरेट होता है यानी माध्यम होता है, या फिर रैपिडली तेजी से होता है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। श्रृंखला बहुलकीकरण की क्रियाविधि जो होती है वो मध्यम वर्ग में होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर प्रश्न है, फॉर ए फ्री रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशन आर गुड इंडिकेटर्स। मुक्त मूलक श्रृंखला बहुलकीकरण के लिए अच्छे अभिकारकर्ता हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि बेंजोइल पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए। ऑप्शन बी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सी है बेंजोल पेरोक्साइड, और डी दिया गया नाइदर बेंजोल पेरोक्साइड और नार हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा 45 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, कि मुक्त मूलक श्रृंखला बहुलकीकरण के लिए जो अच्छे अभिकर्ता हैं वह हैं बेंजोल पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट आंसर है, बेंजोल पेरोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फॉर ए फ्री रेडिकल चेन पॉलीमराइजेशंस बेंजोल पेरोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर द गुड इंडिकेटर्स। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर प्रश्न है, द कैटालिस्ट यूज इन द कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन इज। समवयन बहुलकीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक हैं। तो इनमें जो प्रयुक्त उत्प्रेरक हैं वो है जिगलर नट्टा उत्प्रेरक। क्या है, जिगलर नट्टा उत्प्रेरक। ऑप्शन बी इसमें आपका सही आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज द हार्डनिंग एजेंट फॉर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के लिए सख्त अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट या फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसमें से जो यूज किया जाता है वो किया जाता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इनमें से अमोनियम क्लोराइड का उपयोग आमतौर पर यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के लिए सख्त अभिकर्मक के प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए 48 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक पॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सिंथेटिक बहुलक है? स्टार्च, नेचुरल रबर, सेलुलोज या फिर पॉलीथीन। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में 48 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीथीन। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पॉलीथीन इज करेक्ट आंसर। पॉलीथीन एक प्रकार का सिंथेटिक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंथेटिक पॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंथेटिक बहुलक नहीं है? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, प्राकृतिक रबर, स्टार्च या फिर सेलुलोज। तो इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है दोस्तों 49 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज। सेलुलोज आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि इनमें से एक प्रकार का जो सिंथेटिक बहुलक नहीं है वह सेलुलोज है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 आपका कह रहा है, इन ऑर्डर टू गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलास्टिसिटी नेचुरल रबर इज हेल्ड विथ। यानी कि स्ट्रेंथ और लोच देने के लिए प्राकृतिक रबर को गर्म किया जाता है सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्लोरीन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ। तो इन द ऑर्डर ऑफ गिव स्ट्रेंथ ऑफ द इलास्टिसिटी नेचुरल रबर इज हीटेड विथ सल्फर। सल्फर के साथ इसको गर्म किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर में कुल मिलाकर के 100 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन आज फिलहाल समय का अभाव रहते हुए मैं 50 प्रश्न को ही हल करा पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 100 प्रश्न इसके सॉल्व करा दूंगा, यानी कि अगली क्लास में आपको 50 प्रश्न और मैं हल करा दूंगा। कल की क्लास में जो आंसर की है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी जूलॉजी, बॉटनी और फिजिक्स, साथ ही साथ अगर मैथ का आप सबके पास पेपर है, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में हो या फिर आप 4th सेमेस्टर में हैं, तो आप सभी लोग अपना क्वेश्चन पेपर हमारे इस नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, जहां से मैं इसकी आंसर की आप लोग को प्रोवाइड कर सकूंगा। 9984947535 पर आप हमारे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, जहां से मैं इस क्वेश्चन पेपर को लेकर के और आप सबके क्वेश्चन पेपर का एक आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सके। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।